वॉश होना चाहिए, आपका मॉइस्चराइजर होना चाहिए, आपका सनस्क्रीन मस्ट। आप हनीमून पे चाहे मॉइस्चराइजर भूल जाएं लेकिन सनस्क्रीन के बगैर मत जाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुषमा, आई एम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन स्किन एंड मेकअप। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टॉप 10 प्री ब्राइडल टिप्स एवरी गर्ल शुड नो। हर लड़की के लिए जानना ज़रूरी है कि शादी से पहले ऐसी क्या ख़ास बातें हैं जिनका उन्हें ख्याल रखना है, कौन सी सर्विसेज हैं जो उन्हें करवानी चाहिए, प्री ब्राइडल सर्विसेज उन्हें करवानी चाहिए। इसके अलावा किस तरह से वो अपने इवेंट को एक यादगार और एक सक्सेसफुल इवेंट बना सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्किन केयर। स्किन केयर जो है एक इसेंशियल पार्ट है आपकी लाइफ का। आपको अपनी स्किन का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी, अगर आपके स्किन में कोई ऐसे फ्लॉज हैं जिन्हें अटेंशन की ज़रूरत है, जैसे पिगमेंटेशंस या फिर एक्ने, बहुत ज़्यादा एक्यूट पैची स्किन, एक्यूट डार्क अंडर आई सर्कल्स, अगर ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके इंटरनल हेल्थ से अफेक्ट होती हैं, इनका जो कॉज होता है वो इंटरनल होता है, हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है। तो इन चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए, इन फ्लॉज के ट्रीटमेंट के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे आप ट्रीटमेंट लें। ये ट्रीटमेंट लगभग 1 साल पहले से अगर शुरू हो जाए, बिकॉज ट्रीटमेंट का जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो डिफरेंट होता है। आपको टाइम लगता है आपके ये फ्लॉज ठीक होने में, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम्स में अक्सर डॉक्टर आपको मेडिकेशन करते हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स देते हैं जो आपको रेगुलर यूज करने होते हैं। तो इसके लिए बेटर है आप जितना जल्दी हो सके आप किसी भी डर्मेट से मिले। आप गूगल कीजिए, कोई अच्छे डर्मेट्स के नाम देखिए, उनके रिव्यूज देखिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवाया हो और उन्हें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला हो, उनसे भी आप रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। सो ये जो फ्लॉज हैं इनके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप सैलून सर्विसेज में इनका सॉल्यूशन ना ढूंढें, क्योंकि जो सैलून सर्विसेज होती हैं, पार्लर्स जो होते हैं, वो स्किन केयर के लिए पॉपुलर हैं, स्किन केयर का वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट उसमें बात करती हूँ टॉपिक में कि आपको पार्लर से और या सैलून से कौन सी सर्विसेज लेनी चाहिए। बट अगर आपकी स्किन में कोई ऐसा डीप फ्लॉ है जिसको खत्म होने में टाइम लगता है और जिसका कॉज जो है वो इंटरनल है, उसके लिए आई वुड एडवाइज यू शुड सी सम डर्मेटोलॉजिस्ट। कोई अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और अपना टाइम से ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ये ट्रीटमेंट आप अगर हो सके तो तभी कराएं जब ये फ्लॉज आपके फेस में आने शुरू होते हैं। आप इसके लिए अपनी शादी का वेट ना करें। ये तो हर लड़की के लिए है कि जैसे ही आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इमीडिएट उसका क्योर करें। तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 मंथ्स बिफोर योर वेडिंग, या फिर जब भी ये फ्लॉज आपके स्किन में आने शुरू हो गए। तो ये तो है पहला टिप कि आपको किन ट्रीटमेंट के लिए कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ से अपने ट्रीटमेंट करवाने हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और वो है आपका डेली स्किन केयर रूटीन। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आप अपनी स्किन को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि हमारी स्किन में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा स्किन टाइप है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, वी आर बोर्न विद दैट स्किन टाइप, वेदर इट इज़ ड्राई, नॉर्मल, ऑयली और सेंसिटिव। सेकेंड है स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशन जो है वो टाइम टू टाइम वेदर के हिसाब से चेंज होती जाती है। जैसे अगर विंटर है तो स्किन बहुत ड्राई होगी, फ्लेकी होगी, समर है तो स्किन अक्सर ऑयली हो जाती है, और अगर अब बहुत रेनी सीजन है तो स्किन बहुत ह्यूमिड हो जाती है। अब सवाल आता है कि अपनी स्किन को आप कैसे पहचानें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में ड्राई फ्लेक्स होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करती है, या फिर जैसे ही आप नहाने के बाद बाहर आते हैं तो स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है। अगर आप इस तरह से एक स्क्रैच करेंगे तो वाइट लाइन आपके स्किन में अपीयर हो जाती है। तो ये जो साइन है ये है ड्राई स्किन के। ड्राई स्किन जैसे मैंने आपको कहा, ईदर यू आर बोर्न विद ड्राई स्किन या फिर आपकी ड्राई स्किन कंडीशन,
कई बार क्या होता है कि आपकी ऑयली स्किन भी विंटर में ड्राई हो जाती है। तो ये आप एक छोटा सा टेस्ट अपने घर में करके देख सकते हैं कि आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या सेंसिटिव है। वैसे तो हर लड़की को अपनी स्किन टाइप का पता होता है। सेकंड, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन में शाइनी पैच नजर आएंगे, नोज के ऊपर, चीक्स के ऊपर, फोरहेड के ऊपर आपको शाइन नजर आएगी। स्किन इज प्रोन टू शाइन। तो ऐसे में आपकी स्किन ऑयली है। और अगर आपको जानना है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इस तरह से थंब से आप अपने फोरहेड में कम से कम 10 सेकंड के लिए प्रेस कीजिए और फिर अपने थंब को आप रिलीज कीजिए। अगर वहां पर स्किन के उस पार्ट में अगर आपको एक स्मॉल रेड पैच नजर आता है 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, या फिर आप अपने स्किन को कहीं से भी आप थंब से जोर से प्रेस करके अगर कोई 10 सेकंड के बाद अगर आप छोड़ते हैं और अगर स्किन में आपको रेड पैच नजर आता है जो कि थोड़ी टाइम के लिए, थोड़े सेकंड के लिए रहता है, इट मीन्स योर स्किन इज सेंसिटिव। सेकंड सेंसिटिव स्किन का साइन है अगर आप अपने स्किन को हाथ लगाते हैं और वो वार्म है कंपेयर टू योर बॉडी टेम्परेचर। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा गर्म है, वार्म फील होती है हर समय, इसका मतलब आपकी स्किन सेंसिटिव है। सो ये जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट से अपना डेली रूटीन, स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आप कोई माइल्ड फेस वॉश लें। इंडिया में बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके फेस वॉश बहुत अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई हाई एंड ब्रांड खरीदना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगा कोई प्रोडक्ट लेना है तभी वो इफ़ेक्टिव होगा। फेस वॉश जो है काफ़ी कंपनीज हैं जिनके लो प्राइस भी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे फेस वॉश बनाती हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सोप आप फेस वॉश लीजिए। सोप यूज करने से क्या होता है, उसमें कास्टिक सोडा होता है जो आपकी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर जो है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। तो सोप की जगह आप माइल्ड फेस वॉश यूज कीजिए, ये रिकमेंडेशन है। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाइए। नाउ मॉइस्चराइजर में कैसा मॉइस्चराइजर होना चाहिए, अगर विंटर का टाइम है तो एमुलिएंट बेस यानी कि बहुत ज्यादा थिक लेयर जिसकी हो, जो थिक हो, जिसमें ऑयल ज्यादा हो, ऐसे वाला मॉइस्चराइजर लगाइए। स्किन सेंसिटिव है तो आप ऐसा मॉइस्चराइजर लगाइए जो जेल बेस हो और सेंसिटिव स्किन के लिए ही हो, या स्किन ऑयली है तो भी आप जेल बेस लगाइए। ऐसा प्रोडक्ट आप लीजिए जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, ऑयल कंटेंट कम हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की कंडीशन उस टाइम पर क्या है और वेदर किस तरह से आपकी स्किन को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो मार्केट में मिलते हैं। तो आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, और मॉइस्चराइजर के बाद जो मस्ट यूज प्रोडक्ट है दैट इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपके फेस का एक प्रोटेक्शन है। सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को अल्ट्रा वायलेट रे से, हार्श सन रे से, जो कि आपके स्किन को डैमेज कर सकती हैं। सो प्रोटेक्टिव लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात का ख्याल रखिए, सनस्क्रीन इज नॉट अ मॉइस्चराइजर। सनस्क्रीन जो है एक बैरियर का काम करता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है। ये आपके मॉइस्चर को विद इन योर स्किन लॉक कर देता है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और उसके बाद सनस्क्रीन। सेम रूटीन को आप एक बार दिन में भी ट्राई कीजिए। आफ्टर 3 to 4 आवर आप सेम रूटीन को, सेम प्रोसेस को आप रिपीट कीजिए। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। और रात को सोने से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, रात को सोने से पहले फेस वॉश करके आप एक नाइट क्रीम क्या होती है, हैवी एमुलिएंट क्रीम, यानी कि जिसमें मॉइस्चर जो है वो बहुत ज्यादा है। इवन अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप रात के टाइम पे मॉइस्चराइजर लगा के सोते हैं तो आपको जो बॉडी है वो रिलैक्स करती है, ब्लड सर्कुलेशन काम डाउन होता है, ऐसे में आपको पसीना नहीं आता। तो जो मैक्सिमम मॉइस्चर का लाभ जो होता है, जो बेनिफिट होता है, वो आपकी स्किन को मिलता है। क्योंकि ये जो टाइम है जब आप सोते हैं तो आपकी स्किन रिपेयर होती है, रिपेयर करती है, स्किन सेल जो है आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं। ऐसे में अगर आप मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम कोई अच्छे ब्रांड की लगाते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद है। सो ये तो थी आपकी डेली स्किन केयर रूटीन।
जो आपको फॉलो करनी है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सैलून सर्विसेज। अब सवाल आता है कि सैलून में किस तरह की सर्विस आप कराएं। सैलून्स जो होते हैं ये बेसिकली केयरिंग बिजनेस में होते हैं। ये स्किन केयर का ध्यान रखते हैं। ये आपकी पूरी बॉडी, हेड टू टो बॉडी को केयर प्रोटेक्ट करते हैं, केयर देते हैं आपकी बॉडी को। जो ट्रीटमेंट है उसके लिए अलग क्लिनिक्स होते हैं। तो पहली बात तो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आप सैलून को अवॉइड कीजिए, सैलून सर्विसेज को अवॉइड कीजिए। सैलून में क्या सर्विसेज होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपसे बताती हूँ। नंबर 1, वैक्सिंग। वैक्सिंग जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी। ये मेरे साथ अक्सर, मैं आपको जो भी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने ब्राइड्स के साथ फील किया है और मुझे लगा है कि ये चीज़ों में थोड़ा सा उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। नंबर 1, वैक्सिंग। वैक्सिंग एक ऐसी सर्विस है जो कि इसेंशियल सर्विस है। हर ब्राइड वैक्सिंग कराती हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जो ब्राइड्स वैक्सिंग नहीं करवाती हैं वो एकदम लास्ट मिनट में, अपनी शादी से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले जब वो वैक्सिंग के लिए चाहते हैं, चाहे वो फुल वैक्सिंग हो, बॉडी वैक्सिंग हो, आर्म्स एंड लेग्स वैक्सिंग हो, तो अक्सर उनको बॉयल्स आ जाते हैं। जब आप पहली बार वैक्सिंग कराते हैं तो ये प्रॉब्लम अक्सर आपकी स्किन को फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए जो वैक्सिंग का टाइम है, अगर आपको प्री ब्राइड में फुल बॉडी वैक्स कराना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जैसे ही आपकी वेडिंग डे डिसाइड होती है, आप चाहे 3 महीने पहले, 6 मंथ्स पहले आप एक बार फुल बॉडी वैक्स करवाइए। वैक्स करवाने से क्या होता है, जो अनवांटेड हेयर होते हैं वो आपकी बॉडी से क्लीन हो जाते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, सपल हो जाती है। तो दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगी कि वैक्सिंग को आप एक रेगुलर फीचर रखिए, ताकि जिस दिन आपकी वेडिंग है उस टाइम पे अगर आप वैक्सिंग करवाएं तो आपके स्किन में कोई भी बॉयल्स ना हो, कोई भी स्किन रैश ना आ जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए वैक्सिंग को आप काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट कराएं। इन कामों के लिए आप सैलून की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। अब आता है फेस वैक्सिंग। फेस वैक्सिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर मैंने देखा है कि लोग फेस में वैक्सिंग कराते हैं जिनके अनवांटेड हेयर होते हैं। अनवांटेड हेयर या हेयर ग्रोथ अगर आपके साइड लॉक्स में है तो अक्सर गर्ल्स 2 काम करती हैं, या तो वो ब्लीच करवाती हैं, या फिर फेस को वैक्सिंग करवाती हैं, या फिर थ्रेडिंग करवाती हैं। आई वुड से नो टू ऑल ऑफ 3 प्रोसेस। इन तीनों चीजों के लिए मैं ना कहूंगी। नंबर 1, जब आप थ्रेडिंग करवाते हैं अपने फेस में तो जो बाल है वो रूट से निकलता है और आपकी जो स्किन में अक्सर स्किन में आपके बॉयल्स आ सकते हैं। और थ्रेडिंग एक तो पेनफुल प्रोसेस होती है, पूरे फेस के बालों को थ्रेड करवाना इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। बहुत सारी ब्राइड्स ये नहीं करवाना चाहती। वैक्सिंग से आपकी स्किन लूज हो सकती है, क्योंकि जब आप वैक्स करते हैं तो वैक्स से आपका जो कोलेजन है, कोलेजन जिससे आपकी स्किन टाइट रहती है, वो ब्रेक हो जाता है और फ्यूचर में आपकी स्किन लूज हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरा प्रोसेस है, बहुत सारे ब्राइड्स करती हैं ब्लीच। ब्लीच आपको किस कंडीशन में करवानी चाहिए इसके बारे में मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। ब्लीच कराने से क्या होता है, जब आप हेयर ग्रोथ में ब्लीच करवाते हैं तो ब्लीच में हाइड्रोक्विनोन होता है और ये आपके डार्क बालों को, ब्लैक हेयर को गोल्डन कलर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब आपके गोल्डन बाल हो जाते हैं और जैसे ही आप मेकअप में अपने स्टेज में आते हैं तो लाइट से वो बाल और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि जो गोल्डन कलर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि वो आपको खुद भी पता होगा कि जितने भी शाइनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसमें विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इसके लिए किसी भी अच्छे डॉक्टर से, किसी भी अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट से आप अपना लेजर करवाएं।
लेजर से क्या होगा, आपकी 5 या 6 सिटिंग होती हैं, वो डॉक्टर्स आपको बेटर बता सकते हैं, लेकिन इन सारी सिटिंग्स में आपके बाल जो हैं वो रूट से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेस हेयर ग्रोथ जो होती है वो अक्सर आपको प्रॉब्लम में लाती है कि आपको 10 दिन के बाद ग्रोथ आ गई, आपको फिर सैलून जाना है या फिर आपको ब्लीच कराना है और उसके बाद आपको फिर से वैक्सिंग करवाना है, और ये जो ग्रोथ है ये बड़े शॉर्ट पीरियड में आती रहती है। तो इसके लिए बेस्ट है आप लेजर कराएं, किसी अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, रेकमेंडेड कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, गूगल करें, उनके व्यूज देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें। और ये सिटिंग कराने से आपके जो अनवांटेड हेयर हैं, बहुत से लोग अंडर आर्म्स में भी लेजर करवाते हैं, बिकनी लाइन में भी लेजर करवाते हैं, आई थिंक दैट इज अ बेस्ट ऑप्शन देन योर वैक्सिंग। अब मैं बताती हूँ कि आपको ब्लीच क्यों नहीं करानी चाहिए। ब्लीच करवाने के लिए 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप किसी कोस्टल एरिया में जाते हैं घूमने के लिए, जहां पर आप समुद्र के किनारे या पहाड़ों में अक्सर जाते हैं, आपकी स्किन में टैन हो जाता है। बट एक चीज का ध्यान रखें, अगर टैनिंग हो गई है और उसके बाद आप फेस में ब्लीच लगाकर उसको खत्म कर रहे हैं, तो कई बार उससे बर्न मार्क्स भी स्किन में आ सकते हैं। आपको देखना है कि आपकी स्किन एक तो ड्राई ना हो, बिल्कुल ड्राई ना हो, दूसरा आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो। ब्लीच लगाने से अक्सर क्या होता है, आपको उस कंडीशन में ब्लीच लगानी है जब आपकी स्किन, जैसे ह्यूमिड वेदर में ब्लीच अच्छा काम करती है क्योंकि स्किन में ऑलरेडी ऑयल होता है, ऑलरेडी मॉइस्चर होता है स्किन में, तो उस सीजन में अगर आप ब्लीच लगाते हैं तो वो नुकसान नहीं करती। बट रेगुलर यूज ऑफ ब्लीच कैन डैमेज योर स्किन। अगर आप हर महीने, हर वीक या 15 दिन में एक बार ब्लीच लगा रहे हैं ये सोचकर कि वो आपको गोरा करेगी या फिर आपके जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ है वो खत्म हो जाएगी, तो मैं बोलूंगी कि आप ये ना करवाएं। उससे क्या होगा कि जो ब्लीच है, जो हाइड्रोक्विनोन है, आपके स्किन का नेचुरल मॉइस्चर सोक कर लेता है। और बहुत से लोगों को आदत है मॉइस्चराइजर कम लगाने की, ना लगाने की, या फिर वो किसी रॉन्ग मॉइस्चराइजर को यूज कर रहे होते हैं, यानी कि ज्यादा मॉइस्चराइजर चाहिए लेकिन वो जेल बेस लगा रहे हैं, जबकि उनकी स्किन को एमोलेंट बेस मॉइस्चराइजर चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि रेगुलर यूज ऑफ ब्लीच इज नॉट गुड। और अगर आपको हेयर का जो इलाज है वो आप लेजर करवाइए, लेकिन बार बार अगर आप ब्लीच कराते जाएंगे वो आपकी स्किन को ड्राई कर देगी। ड्राई स्किन में अक्सर बहुत से मेकअप आर्टिस्ट मेरी बात से एग्री होंगे कि जो वो बेस लगाते हैं वो पील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पोर्स को भी बर्न कर देता है। ब्लीच का एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, वो जो ब्लीच का बॉक्स होता है उसमें लिखा होता है कि कीप इट फॉर 10 मिनट्स, कीप इट फॉर 15 मिनट्स। बट बहुत से सैलून्स में या बहुत बार हमको हमारा मतलब मेंटल हमारी थिंकिंग ऐसी होती है कि जितना ज्यादा देर रखेंगे हम ब्लीच को उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। ये ऐसा नहीं है, ब्लीच एक केमिकल है, आपको बहुत ध्यान से इसको यूज करना है। तो इसकी जगह जैसे मैंने आपको बताया हेयर ग्रोथ के लिए आप लेजर का यूज कीजिए और रेगुलर यूज ऑफ ब्लीच से आप बचिए। एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं दूंगी जो भी रिसेंटली मुझे मेरे एक व्यूवर ने, आपने मेरे कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा होगा, मुझे भेजा था। काफी इंपॉर्टेंट टिप है और मुझे लगा कि मुझे अपने वीडियो में ये ऐड करना चाहिए। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह के पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। उनका जो ये टिप था वो ये था कि अक्सर क्या होता है कि कुछ ब्राइड्स, नॉट एवरीवन, हमारे जो जब वो मतलब वेडिंग के टाइम पर या वो शादी के बाद जब वो ससुराल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं, नाक में हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है और हम उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो क्या होता है कि कैमरा में, फोटोग्राफ्स में, वीडियो में वो क्लियर नजर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। बहुत से लोगों को इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको है, जिनके नोज में हेयर ग्रोथ ज्यादा है, उनको मैं रेकमेंड करूंगी दे शुड गो फॉर पील ऑफ वैक्स। पील ऑफ वैक्स का क्या फायदा है? पील ऑफ वैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें वेजिटेबल ऑयल होते हैं और जब आप इनसे वैक्सिंग करते हैं तो वो रूट से बालों को निकालते हैं लेस पेन से।
अदरवाइज अगर आप बालों को प्लग करेंगे या सिजर से अगर आप काटेंगे तो वो ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी। और हर बार हमें इतना ख्याल नहीं होता कि हम इस बात को देखें कि हमारे नोस्ट्रिल में हेयर ग्रोथ है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, काफ़ी पर्सनल है बट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का हर ब्राइड को ध्यान रखना चाहिए। जिनको ये ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए ठीक है, बट जिनको ये प्रॉब्लम है दे मस्ट गो फॉर पील ऑफ वैक्स। अनदर थिंग, अपने अंडर आर्म्स में भी आप पील ऑफ वैक्स करवाइए। पील ऑफ वैक्स क्या होता है? लेस पेनफुल होता है। जब आप स्ट्रिप के साथ या आप किसी ऐसी वैक्स से आप वैक्सिंग करवाते हैं, जैसे बीज वैक्स हो गई, वो थोड़ी थिक होती है और जब वो आप स्ट्रिप से उसको खींचते हैं तो स्किन को एक शॉक सा मिलता है, जिससे अक्सर स्किन रेड हो जाती है, दाने हो जाते हैं, कई बार पेस्टल्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए पील ऑफ वैक्स या फिर फ्लेवर्ड वैक्स, ये सर्विस आप सैलून में जरूर करवाएं और इसको आप रेगुलर करवाएं। इसके अलावा नेक्स्ट सैलून सर्विस मैं ब्राइड को बोलूंगी, दैट इज हेड मसाज। हेड मसाज जो है, सिर्फ जब शादी का टाइम होता है, आप बिजी होते हैं, आप शॉपिंग में बिजी होते हैं, आप काफ़ी स्ट्रेस होते हैं, रात को नींद पूरी नहीं होती, तो ऐसे में आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को रिलैक्सेशन चाहिए। सो हेड मसाज एंड बॉडी मसाज इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर रिलैक्सेशन। आप उसके लिए आप सैलून में आप रेगुलर सर्विस करवाइए। मेरे हिसाब से एक ब्राइड के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं फेशियल्स में। फेशियल्स के लिए अगर आप फेशियल्स करवाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कंसल्टेशन कीजिए। सबसे पहले देखिए कि जो थेरेपिस्ट आपका फेशियल कर रहे हैं उनकी नॉलेज कितनी है, या फिर अगर आप ब्राइड को फेशियल देने जा रहे हैं तो आपको उस फेशियल की पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये मैं सैलून वालों के लिए कह रही हूँ और ब्राइड्स के लिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको अपना स्किन टाइप पता है, सो यू शुड गो फॉर हाइड्रेटिंग एंड ग्लो फेशियल। आप हाइड्रेटिंग फेशियल करवाइए। हाइड्रेटिंग फेशियल से क्या होगा? फेशियल से ज्यादातर आपकी स्किन का डीप क्लींजिंग होता है। सो डीप क्लींजिंग होगा, डेड सेल आपके रिमूव होंगे, स्किन में मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा और आपके स्किन को एक प्रोटेक्शन मिलेगा। इट इज लाइक अ पॉलिशिंग। एक बहुत महंगी चीज की आप पॉलिशिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेशियल। फेशियल के बाद जो मसाज होती है उससे माइंड एंड बॉडी में एक सामंजस्य स्थापित होता है, जिससे पूरी बॉडी रिलैक्स करती है। जितना ज़्यादा रिलैक्स करेंगे उतना ज़्यादा ग्लो आपके चेहरे पे आएगा। सो हाइड्रेटिंग फेशियल, ग्लो फेशियल या फिर जो भी फेशियल आप करने जा रहे हैं, आप उसके बारे में पहले डिस्कस कीजिए और देखिए कि वो फेशियल आपको सूट करता है या नहीं करता। महीने में कम से कम 2 बार आप ये फेशियल करवा सकते हैं। सो फेशियल सर्विस आपके लिए अच्छी है। मैनिक्योर पेडिक्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएंगे, आपके फीट की जो डेड सेल है वो खत्म होगा, आपके नेल्स की बार बार शेप जो है वो ज़्यादा अच्छे से डिफाइन होगी, और सबसे बड़ी बात है अगर आपके पाँव में कोई डिस्कलरेशन है तो वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हेयर सर्विसेज में आप हेयर स्पा करवा सकते हैं। हेयर स्पा इज अ हेल्दी ट्रीटमेंट टू योर हेयर। बाल फ्रीजी हैं तो आप हेयर स्पा करा लीजिए। अगर आपके बाल बहुत फ्रीजी हैं, मतलब आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन गो फॉर न्यूट्री स्ट्रेटमेंट, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग। उससे क्या होता है कि आपके बाल जो हैं वो मैनेजेबल हो जाते हैं। इवन शादी के बाद भी आप हनीमून पे जा रहे हैं या आप कहीं पार्टी में भी जा रहे हैं तो आपको बालों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बाकी के सर्विसेज बताए, ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो आपको सैलून से लेनी चाहिए। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है फुल बॉडी केयर एट होम। शादी से पहले अपनी पूरी बॉडी को किस तरह से आप केयर करें, उसके बारे में अब बात करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फीट से। फीट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप बहुत से, मैंने देखा है कई बार क्या होता है कि अगर आपके फीट एक्सेसिव ड्राई हैं तो एक तो उनमें डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, कहीं से वाइट हैं, कहीं से बहुत थोड़े से डार्क हैं, या फिर जो आपके हील्स हैं, हील्स में आपको क्रैक किसी किसी को हो जाते हैं एक्सेसिव ड्राइनेस होने से। तो उसके लिए मैं सबसे पहले होम केयर रिकमेंड करूँगी कि आप घर में रात को सोने से पहले अपने पाँव को अच्छे से धोएं। पानी में, गर्म पानी में थोड़ा सा अगर आप लेमन डालेंगे तो वो डीप क्लेंजिंग का काम करता है।
पाँव को धोने के बाद आप फीट को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए। मॉइस्चराइजर लगाने के लिए मार्केट में बहुत से फीट बाम आते हैं। फीट बाम जो होते हैं वो उनमें एमोलेंट यानी कि ऑयल बहुत ज़्यादा होता है और वो एक्सेसिव ड्राई स्किन के लिए होते हैं। आप किसी भी मॉल में जाएंगे तो आपको काफ़ी शॉप्स ऐसे मिलेंगे जो बॉडी केयर प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वहाँ से आप हैंड्स एंड फीट के लिए क्रीम ले सकते हैं। पाँव को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि जो आपके फीट हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। सो ये रेगुलर आपने यूज़ करना है कि एवरी नाइट आपको अपने फीट में एक अच्छा ऑइंटमेंट, एक अच्छा जो फुट क्रीम है वो आपने यूज़ करनी है, जिससे कि आपके जो स्किन की ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए और जो क्रैक हील्स हैं वो टाइम से पहले ही वो सॉर्ट आउट हो जाएं, वो ठीक हो जाए। आप जैसे मैंने कहा था कि सैलून में रेगुलर पेडिक्योर भी करा सकते हैं जिससे आपके नेल मेंटेन होते हैं, बट होम सर्विस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप एवरी नाइट अपने फीट में इस तरह से ऑइंटमेंट लगाएं, कोई भी एमोलेंट बेस्ड क्रीम लगाएं, नरिशिंग क्रीम लगाएं। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ हैंड्स। अक्सर हमारे जो हैंड्स हैं मैंने देखा है कि हमारे फेस से पहले ही एजिंग के साइन देने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम बार बार पानी में हाथ डालते हैं, अपने हैंड वॉश करते हैं, सोप से हैंड वॉश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप अक्सर देखेंगे कि फेस में मॉइस्चर बहुत अच्छा होता है लेकिन जो हैंड्स हैं वो एकदम से ड्राई हैं, उनमें रिंकल्स हैं। सो हैंड्स के लिए एक सबसे बेस्ट टिप है कि जितनी बार भी आप अपने हाथ धोते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हैंड वॉश, कोई भी लिक्विड हैंड वॉश या सॉफ्ट हैंड वॉश या माइल्ड हैंड वॉश आप यूज़ करें और उसके बाद अपने वॉश बेसिन में ही एक हैंड क्रीम आप साइड में रखिए। जितनी बार आप हाथ धोते हैं उतनी बार धोने के बाद आप अपने हाथों में वो क्रीम अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपके जो हाथ हैं वो सॉफ्ट रहेंगे। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जब ब्राइड को मेहंदी लगानी होती है तो हाथ और पैरों का सॉफ्ट होना, स्मूथ होना बहुत ज़रूरी होता है। जितने सॉफ्ट मॉइस्चराइज्ड आपके हैंड रहेंगे मेहंदी का रंग उतना ही गाढ़ा चढ़ेगा, तो इसलिए अपने हाथ और पैरों का आप ख्याल रखिए। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर। नाउ बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बॉडी वॉश का यूज़ कीजिए। बहुत से ब्रांड्स मार्केट में ऐसे हैं जो बॉडी वॉश के लिए अच्छे हैं, जिनमें कंडीशनर बहुत अच्छा होता है, बॉडी को अच्छे से कंडीशन करते हैं और उसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी को डीप क्लींस भी करते हैं लेकिन आपकी बॉडी को एक्सेस ड्राई नहीं होने देते। जनरली हमारी बॉडी जो है ड्राई रहती है, ये ना ऑयली होती है ना सेंसिटिव होती है, बट ज़्यादातर लोगों की जो स्किन है वो बॉडी जो है वो ड्राई रहती है। तो आप बॉडी वॉश का यूज़ कीजिए और उसके बाद आप एक अच्छा बॉडी लोशन अपने स्किन में लगाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप वैक्सिंग करवाते हैं, अगर आपको बॉयज हो जाते हैं, आपने फुल बॉडी वैक्सिंग अगर करवाई है तो उसके बाद बॉडी में आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। बॉडी मॉइस्चराइजर्स काफ़ी हैं, फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं और खाली बॉडी मॉइस्चराइजर, कोको बटर मॉइस्चराइजर इज़ रियली वेरी गुड। अगर कुछ भी नहीं है आप बॉडी ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बॉडी ऑयल मार्केट में आते हैं। आप टी ट्री ऑयल यूज़ करेंगे तो वो अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई बॉइल्स है या फिर कहीं पर भी स्किन कहीं से भी रेड है तो वो उसको भी कंट्रोल करता है। सो टी ट्री मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। सो एवरी डे नहाने के बाद आप एक तो दो चीज़ों का ख्याल रखिए, बॉडी वॉश से अपनी बॉडी क्लीन कीजिए और उसके बाद एक अच्छा बॉडी मॉइस्चराइज़र आप पूरी बॉडी में लगाइए। अब हम आते हैं फेस के ऊपर। आपका जो मैंने कहा था कि डेली स्किन केयर रूटीन जिसमें आपने क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन करनी है, लगानी है फेस में, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपका स्किन का केयर ऐसे हो जाएगा। बालों के लिए हफ्ते में एक दिन आप अच्छे से कोकोनट ऑयल की मसाज कीजिए। मसाज से आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो एक अच्छा हॉट ऑयल मसाज आप हफ्ते में एक दिन करवाइए, उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा।
ये जो कुछ होम रेमेडीज हैं ये ब्राइड को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने प्री ब्राइड में बॉडी वैक्सिंग करानी है तो इसको एक बार आप 6 मंथ्स पहले या 3 मंथ्स पहले करवाइए, 2-3 बार आप करवाइए, लेकिन लास्ट मोमेंट में अक्सर मैंने देखा है जब मैं ब्राइडल मेकअप कर रही होती हूँ तो ब्राइड के बॉडी में बहुत सारे बॉयल्स होते हैं, तो पूछने में पता चलता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम बॉडी वैक्स करवाया है और उसके ऊपर बॉडी ब्लीच लगाया है। सो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। आप टाइम टू टाइम, आप टाइम से पहले आप वैक्सिंग कराएंगे, जितना रेगुलर आप वैक्सिंग में रहेंगे उतने ही बॉयल्स जो हैं वो कम आएंगे। तो ये तो था आपका बॉडी ट्रीटमेंट, जो बॉडी केयर जो हर ब्राइड को ध्यान में रखना है, जिसे वो घर में रह के भी फॉलो कर सकती है। अब हम आते हैं ब्राइडल लहंगा फिटिंग्स के ऊपर। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कुछ केसेस में, जब मैंने ब्राइडल मेकअप किया और लास्ट मिनट में जब हमने लहंगा पहनाया तो कमर में जो नाड़ा होता है वो टूट गया। एक तो वो ब्रेक हो गया, दूसरी बात जो साइड जिप होती है वो अक्सर टूट जाती है। ऐसे में लास्ट मिनट में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लहंगे बहुत भारी हैं, वो जो अगर आपके पास सेफ्टी पिन है उनसे वो हैंडल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हर ब्राइड के लिए ज़रूरी है कि फिटिंग्स की ज़रूर ट्राई करें। जैसे उनका लहंगा रेडी होता है, अपना ब्लाउज, अपना लहंगा उसे पहन कर देखें, चल कर देखें, 2-3 बार उसे पहनकर और वॉक करके देखें, जिससे उन्हें पता चलेगा कि उसका होल्ड जो है वो आपकी कमर में बिल्कुल टाइट है। खासकर आप जिप का ख्याल रखिए। अक्सर मैंने देखा है ब्लाउज की जो साइड जिप होती हैं, क्योंकि जब हम उसको एकदम टाइट करके जब बंद करते हैं तो वो टूट जाती है। आप सोचिए कि ऐसे इम्पॉर्टेंट डे में, ऐसे इम्पॉर्टेंट टाइम पे जब आपके पास टेलर भी नहीं है, कोई सोल्यूशन भी नहीं है, तो आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। सो अपना फिटिंग का ट्रायल ज़रूर लें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप लहंगा लेके सिलवा रहे हैं या आपने डिज़ाइनर लहंगा लिया है, पहनने के बाद आप रूम में उसे कम से कम 5 मिनट तक वॉक कीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से लहंगे को होल्ड करना है। इसके अलावा दुपट्टा, बहुत से ब्राइड्स का मैंने देखा है बहुत हेवी दुपट्टा होता है। हेवी दुपट्टा अगर हम सर में लेते हैं तो अप स्टाइल के साथ क्या होता है कि हमारे इंडियन रिचुअल्स ऐसे हैं कि ब्राइड को काफ़ी देर तक बैठना होता है, कोई मतलब 8 से 12 घंटे तक। इतनी देर में क्या होता है कि जो हैवी दुपट्टे से अक्सर आपकी नेक में पेन हो जाता है, वो ज़्यादा देर उसे कैरी नहीं कर पाती हैं। और अगर ब्राइड फ्री नहीं रहेगी, और आजकल तो बहुत सारी वेडिंग्स में ब्राइड डांस भी करते हैं, और ऐसे में अगर आपका आउटफिट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, इतना हैवी है कि आप मूवमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि जो हैवी दुपट्टा है उसको आप शोल्डर में लें। उसके साथ साथ आप एक लाइट वेट दुपट्टा ज़रूर रखें सर के लिए, ताकि अगर आपको अपना हेड कवर करना है तो जो दुपट्टे का वेट है वो आपके नेक में ना आए। तो ये तो था फिटिंग और ड्रेस से रिलेटेड टिप। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन में कौन सा कलर अच्छा लगेगा, किस कलर का आपको लहंगा लेना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो है, अगर आप मेरे नीचे उसमें वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो एक वीडियो है कि दुल्हन अपने लहंगे का चुनाव कैसे करे, तो आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो उससे आपको पूरा हेल्प मिलेगा कि आपके स्किन कलर के हिसाब से आपको कौन सा लहंगा लेना चाहिए। अब हमारा 5वां टिप है थीम वेडिंग। आजकल थीम वेडिंग जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। थीम वेडिंग में अक्सर एक थीम होता है, एक कलर होता है जो डोमिनेट करता है पूरी वेडिंग में। उस कलर के हिसाब से ब्राइड जो है वो अपने आउटफिट सिलवाती हैं। उस कलर के हिसाब से हर चीज़ होती है, आपकी ड्रेसेस कोऑर्डिनेट होती हैं, आपका मेकअप कोऑर्डिनेट होता है, हर चीज़ उस कलर के इर्द गिर्द घूमती है। तो थीम वेडिंग में एक बात का ख्याल रखिए, अगर आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा कूल है, फेयर साइड में है, तो आप
ऐसे थीम के साथ जा सकती हैं जिसमें कि आप मोनोक्रोमैटिक जो कलर्स हैं उनको रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिंक कलर का आपका लहंगा है या पिंक कलर का आपका मेकअप है, बेबी पिंक कलर आप यूज कर रहे हैं, पिंक की फैमिली या रेड की फैमिली का कोई भी कलर अगर आप यूज कर रहे हैं, तो अपना जो बैकग्राउंड थीम है वो आप पर्पल रखिए। पर्पल और पिंक एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड थीम जो है वो रेड है, रेड रोजेस आजकल बहुत सारे ब्राइड्स जो हैं वो पसंद करती हैं, तो रेड के साथ भी आपका लाइट पिंक जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। ये मोनोक्रोमैटिक है, यानी कि एक ही फैमिली का लाइटेस्ट कलर। अगर आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन वार्म साइड में है, तो पर्पल कलर जो है वो काफी पॉपुलर है। पर्पल कलर के साथ आप काफी अच्छे मूव कलर के लिप कलर, मूव कलर का मेकअप आप कैरी कर सकती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप कलर कोऑर्डिनेशन कीजिए। आपके स्किन कलर के हिसाब से आप देखिए कि कौन सा कलर जो है वो आपके थीम वेडिंग में डोमिनेट करेगा, जिसमें पर्पल कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ये वार्म फैमिली में जाते हैं। इसके अलावा ब्लू कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, ये कूल फैमिली में जाते हैं। लेकिन रेड एक ऐसा कलर है जो कूल फैमिली में भी है और वार्म फैमिली में भी है। तो अगर आपका बैकग्राउंड रेड है तो और स्किन कलर फेयर है, तो आप पिंक पहन सकते हैं। पिंक कलर में आप कुछ भी मेकअप या ड्रेस अपनी कैरी कर सकते हैं। और अगर आप अपना थीम रेड रखना चाहते हैं और स्किन कलर वार्म है, तो उसमें आप गोल्डन आई मेकअप के साथ ब्राइट रेड लिप्स कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है अगर आपको थीम वेडिंग करना है, तो इन टिप्स का आप ख्याल रखिए। अक्सर मैंने देखा है कि जो थीम वेडिंग में मेकअप, ड्रेस और जो बैकग्राउंड है वो बहुत मिसमैच कर रहा होता है, जिससे आपके पिक्चर्स, आपके फोटोग्राफ्स अच्छे नहीं आते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जो ब्राइड है उसका स्किन टोन बहुत वार्म है, लेकिन बैकग्राउंड में पिंक कलर का पूरा उनका स्टेज और जो थीम है वो पूरा पिंक होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वार्म कलर है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो वो पिंक है वो बहुत फेड हो जाता है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते ठीक से। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपका थीम में बैकग्राउंड कलर क्या होगा। इसके लिए अगर आप किसी इवेंट कंपनी को अगर हायर कर रहे हैं तो उनसे आप ये सारे डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, उसकी कंसल्टेशन बहुत अच्छी है, तो उनसे भी आप इस बारे में पूछ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं मेरे साथ इस बारे में कंसल्टेशन करें, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर लिख सकते हैं। आई कैन कॉल यू एंड आई कैन डिस्कस दीज थिंग्स विद यू। सो ये तो था नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप। अब हम आते हैं डाइट के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टिप है वो है डाइट। अक्सर मैंने देखा है जैसे ही किसी लड़की की वेडिंग डेट डिसाइड होती है, वो एकदम रिगोरियस डाइट प्लान में चली जाती हैं, जिम करना शुरू कर देती हैं। इन चीज़ों से क्या होता है कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, अचानक अपना फूड इनटेक कम कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट आपके फेस में पड़ता है। मेकअप जो है वो सारे फ्लॉज खत्म कर देता है, लेकिन आप थ्रू आउट मेकअप में नहीं रहते। शादी के बाद आप हनीमून में जाते हैं, इन लॉज के साथ जाते हैं, जब आपकी एक्चुअल लाइफ जर्नी शुरू होती है। उस टाइम पे आप नहीं चाहते कि आप चेहरे से कमजोर नजर आए, या फिर आपने इतना ज्यादा जिमिंग की है जिस वजह से आप पूरे कमजोर नजर आ रहे हैं। बॉडी वेट तो कम हो गया है पर स्किन जो है वो लूज हो गई है। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपने डाइट प्लान करना है, वेट कम करना है, वैसे तो खैर हर लड़की को अपना वेट मेंटेन कर लेना चाहिए जैसे वो 21 या 22 साल की होती है। जरूरी नहीं है कि आप वेडिंग का वेट करें, बट अगर अचानक शादी आपकी सेटल हो जाती है और आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो आप नेचुरोपैथी का यूज कीजिए। नेचुरोपैथी जो मैंने आज तक देखा है, जिस भी ब्राइड ने नेचुरोपैथी से अपना वेट लूज किया है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उनके फेस में बिल्कुल भी मैंने कमजोरी नहीं देखी, बिल्कुल भी मैंने कोई ऐसा फैक्टर नहीं देखा जिससे वो कमजोर नजर आ रहे हो, बीमार नजर आ रहे हो। तो उनके स्किन में हमेशा एक ग्लो रहता है, क्योंकि नेचुरोपैथी में क्या होता है कि आपको जो फूड दिया जाता है वो खाने से आपको ट्रीट करते हैं। दे डोंट गिव यू लेस डाइट, दे गिव यू राइट डाइट।
सही डाइट देते हैं जिसमें आपकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आप जिस तरह का खाना खाना चाहते हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो मेरी तरफ से एक सजेशन है कि अगर आप नेचुरोपैथी या जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनको रिकमेंड कीजिए, क्योंकि वो आपकी इंटरनल हेल्थ को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए क्या फ्रूट खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं, तो उससे आपके स्किन में एक नेचुरल ग्लो रहता है। इसके अलावा रिगेरियस डाइट मत कीजिए, एकदम खाना पीना बंद, पानी बंद, आप जिम जा रहे हैं और बहुत लेस खा रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियों का ग्लो जो है वो इस वजह से खत्म हो जाता है। सो उसको मेंटेन करने के लिए डाइट प्लान बहुत सोच समझ के कीजिए। हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, पर ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों का आपकी स्किन पे अपोजिट इफेक्ट पड़े, जिससे कि आप मतलब अपनी डेली वेयर लाइफ में आप वीक नजर आए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं प्री ब्राइड सर्विस, कि अगर आप सैलून में जाते हैं तो आपको किस तरह की प्री ब्राइड सर्विस लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वैक्सिंग का तो ट्रीटमेंट जो है, वैक्सिंग तो एक रेगुलर फीचर है, एसेंशियल सर्विस है, काफ़ी टाइम पहले से आप स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा बॉडी ब्लीच, फुल बॉडी ब्लीच अक्सर वो गर्ल्स लेती हैं जिनके हेयर ग्रोथ होती हैं और जो वैक्सिंग नहीं करवाना चाहती। दूसरी बात ये भी आती है कि उनको लगता है कि ब्लीच करने से स्किन जो है वो फेयर नज़र आएगी, जबकि मैंने आपको बोला कि स्किन जो है वो एक्सेसिव ड्राई हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लीच अगर आप कोई ऑर्गेनिक बॉडी पॉलिशिंग करवाते हैं, ऑर्गेनिक बॉडी पॉलिशिंग में क्या होता है, ऑयल्स यूज होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कोई जो बॉडी के लिए है, इस तरह की पॉलिशिंग कराने से क्या होता है कि एक उपटन, जिस तरह से एक उपटन बॉडी में लगता है जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, एमोलिएंट ज़्यादा होता है, हाइड्रेशन जिसमें ज़्यादा होती है, इस तरह का आप बॉडी पॉलिशिंग कराइए। दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसमें आपको बॉडी मसाज भी मिलती है, बॉडी पैक भी मिलता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है और काफ़ी यूजफुल होता है। साउथ में एक सर्विस मैंने एक बार देखी थी एक सैलून में, उसका नाम है अभ्यंगम। अभ्यंगम में वो डिफरेंट ऑयल्स यूज करते हैं, सारे कैरलाइड ऑयल्स थे उसमें। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेप बॉडी में लगाया जो बहुत कूलिंग था, काफ़ी रिलैक्सिंग था, और उसके बाद उन्होंने प्रेशर पॉइंट मसाज दी, जिससे कि मेरे को लगता है कि मतलब आई वॉज ऑन क्लाउड 9, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो। तो मैं चाहती हूँ कि हर ब्राइड को बॉडी पॉलिशिंग करवानी चाहिए और ऑर्गेनिक बॉडी पॉलिशिंग करवाएं, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएं। ये आपका एसेंशियल सर्विस है प्री ब्राइड में। नेल आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि आपके बैक टू बैक फंक्शंस होते हैं और आपका बार बार नेल पेंट चेंज करना, सुबह आपने एक ड्रेस पहनी है, शाम को एक ड्रेस पहनी है और आप नेल्स को बार बार कलर चेंज कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता है। तो बेस्ट है कि आप नेल आर्ट करा लें, क्योंकि नेल आर्ट आपको थ्रू आउट आगे चलता है। आपके हनीमून पे, आपके इन लॉज के, आपके डिनर्स में आप जाते हैं, पार्टीज में आप जाते हैं, तो नेल आर्ट जो है वो काफ़ी लॉन्ग रन तक आपके साथ रहता है। तो नेल आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फेशियल में जैसे मैंने आपको बोला कि ग्लो फेशियल या हाइड्रेटिंग फेशियल, आप सिर्फ ये करवाइए। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर फेस के साथ करेंगे तो उससे आपके मेकअप में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप ऐसा कुछ भी ना फेस में करें कि मेकअप करते हुए अचानक क्या होता है कि नेक्स्ट डे वो फेस वॉश करा तो ब्राइड बोलती है मुझे बॉयल्स आ गए, मेरा मेकअप गंदा था, ये खराब था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा फेस को अगर आप टच करेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें सर्विसेज लेंगे, ब्लीच भी लगाएंगे और उसके बाद फेशियल भी कराएंगे, लाइटनिंग प्रोडक्ट्स भी यूज़ करेंगे, तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो मेकअप क्या, कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे ब्रेकआउट्स हो जाती हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें। इसके अलावा आप हेयर स्पा, हेड सर्विस एंड बॉडी मसाज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये अपनी प्री ब्राइड सर्विस में आप ऐड कीजिए। आईब्रोज तो आपका एसेंशियल पार्ट है, वो तो आप हमेशा करवाते ही हैं क्योंकि वो आपके पूरे फेस को फ्रेम में रखता है। सो ये सारी सर्विसेज आप पार्लर से करवा सकते हैं, प्री ब्राइड सर्विसेज हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी शादी से 48 आवर्स पहले ये सारी सर्विसेज जो हैं वो बंद होनी चाहिए। आप ये नहीं कि कल आपकी शादी है, आज आप सारी सर्विसेज करा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि बाय चांस अगर
कुछ भी ट्रिगर हो जाता है स्किन में, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ दाने निकल आए या कुछ स्किन में रैश आया, किसी भी, बिकॉज पता नहीं, आप सब अपने अपने एरिया में अपने अपने पार्लर या सैलून से सर्विस कराते हैं, तो एटलीस्ट यू हैव 48 आवर्स उस चीज को सबसाइड होने के लिए। तो इसलिए 48 आवर्स से पहले पहले अपनी सारी प्री ब्राइड सर्विसेज जो हैं वो आप करवा लें, ये एक रिकमेंडेशन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकअप की। मेकअप बड़ा एसेंशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेकअप में अक्सर मैंने देखा है कि वेडिंग वाले दिन जब कोई भी ब्राइड मेकअप करवाती है तो उसको, और अगर मेकअप ठीक नहीं होता, उसकी मर्जी का नहीं होता, उसका मूड ऑफ हो जाता है और उसी समय मतलब मेकअप आर्टिस्ट का और उनका आपस में काफ़ी कहासुनी हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे बेटर है कि आप एक ट्रायल मेकअप लें, आप एक फुल ट्रायल मेकअप किसी भी सैलून में जाके लें। आप, आई नो ट्रायल मेकअप के पैसे होते हैं, लोग चार्ज करते हैं, लेकिन ये बेटर है। आपकी स्किन जो है वो हर एक चीज से ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपने जितना भी महंगा लहंगा लिया है या ज्वेलरी ली है, आपकी स्किन के आगे वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन इज मोर इम्पॉर्टेंट, योर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सो इसलिए एक प्री ब्राइड के साथ साथ आप अपना एक मेकअप ट्रायल जरूर लें, जिसमें आपको कलर्स और हर चीज की नॉलेज हो जाएगी। आप मेकअप आर्टिस्ट को भी जज कर लेंगे। सिर्फ तस्वीरें देखकर आप किसी को जज मत कीजिए, किसी को कि भैया वो अच्छा है या बुरा है। आप प्रैक्टिकली मेकअप करवाइए, ट्रायल लीजिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होगा, वेडिंग वाले दिन बहुत सा टाइम आपका सेव हो जाएगा, आपको पता है आपने क्या क्या करना है आपका। अदरवाइज ब्राइड बहुत टेंशन में आ जाती हैं, लैशेस लगाओ तो उन्हें लगता है ये क्या लगा दिया, लेंसेज डालो तो वो पहन नहीं पाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, काजल लगाओ तो पानी आना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप पहले से ही ट्रायल मेकअप ले लेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा वेडिंग्स में हुआ है। वो है, नेक्स्ट टिप है कि आपके रिचुअल्स, वेडिंग रिचुअल्स को कैसे मैनेज करें। अब क्या होता है, अगर आप इंडियन वेडिंग देखेंगे तो शादी के एक दिन पहले क्या होता है, संगीत, मेहंदी, या बहुत लोग कॉकटेल भी कहते हैं। तो सारी रात गाना बजाना चलता है, सारी रात, पूरी रात ब्राइड सो नहीं पाती है। अगले दिन मॉर्निंग में हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है, या कोई भी फैमिली की क्लोज रस्म है वो शुरू हो जाती है। रात भर नहीं सोई, दिन भर भी नहीं सोई। शाम होते ही बारात का टाइम होता है। जब बारात का टाइम आता है और वो जब तैयार होने आती हैं, तो उस टाइम पे उनके स्किन में, फेस में इतनी थकान होती है। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अपना फंक्शन एंजॉय नहीं कर पाती, वो इतना थक जाती हैं। मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं शाम को जैसी पहुंची ब्राइडल मेकअप के लिए, तो ब्राइड सो गई, क्योंकि वो 2-3 रातों से जगी हुई थी। वो सो गई और वो 8-9 बजे उठी, फिर उनका मेकअप किया। बारात 8 बजे आ गई थी और वो 11 बजे तैयार हुई। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने फंक्शंस को इस तरह से मैनेज करें कि आपको सोने का टाइम मिले। मेकअप से पहले अगर आप 8 घंटे अच्छी नींद कर लेते हैं तो आपका मूड बड़ा फ्रेश रहता है, आप बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, आप सारे रिचुअल्स इजीली आप उनको कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स में देखा है, अक्सर मेरे को अच्छा भी लगा है कि जिस दिन उनका सगन था उसका नेक्स्ट डे वो बिल्कुल खाली रखते हैं रिलैक्स होने के लिए। संगीत 2 दिन पहले, और अगर आप मेहंदी 2 दिन पहले भी लगा लेते हैं तो ट्रस्ट मी, शादी वाले दिन आपकी मेहंदी का कलर बहुत गाढ़ा होगा, क्योंकि मेहंदी जितना ज्यादा आपके हाथों में रहेगी, आपकी बॉडी के वार्मथ से वो और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो अगर आप 2 दिन पहले भी मेहंदी का फंक्शन कर लें, संगीत कर लें, कॉकटेल कर लें, तो एक दिन आपको आराम से मिलता है पूरा रिलैक्स होने के लिए। शादी की पहली रात मैं रिकमेंड करूंगी कि हर ब्राइड कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर करें, ताकि वो फ्रेश रहें, उनका मेकअप अच्छा हो। अक्सर मेरे साथ, जैसे मैंने बताया कि ब्राइड सो गई, कई बार लेंस लगाने में प्रॉब्लम आ जाती है, आंखों से पानी आ जाता है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, काजल लगाने में पानी आ जाता है। तो ये सारे फ्लॉज जो हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट टिप, जब भी आप अपना मेकअप कराते हैं किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से, तो आप उससे एक टचअप किट जरूर लीजिए।
टचअप किट क्या होता है कि आपका जो लिप कलर है, आप या तो वो खरीद लीजिए जो आप शादी वाले दिन लिप कलर यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आप आगे भी यूज कर सकते हैं, वो मार्केट से खरीद लीजिए, ताकि जैसे ही आप खाना खाते हैं, इधर उधर जाते हैं, लिप कलर लाइट, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट तो मेकअप करके चले जाते हैं, पूरे टाइम मेकअप को कैरी करना बिना टचअप के पॉसिबल नहीं होता। तो उन्हें कि ये थोड़ा सा लिप कलर स्क्रैप करके, एक छोटी सी डिब्बी अपने पास रखिए, उसमें थोड़ा सा स्क्रैप करके लिप कलर रख लीजिए। एक लिप ब्रश आप अपने पास रखिए और उसको आप रीटच कर सकते हैं। इसके अलावा पाउडर पफ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप फंक्शंस में बैठे होते हैं, आप थोड़ा देर में आपको पसीना आना शुरू होता है, तो अगर आपके पास एक पाउडर पफ है तो उससे आप डैब करके पसीनों को सोक कर सकते हैं। सो टचअप किट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज गिव टचअप किट टू माई ब्राइड। जब भी मैं मेकअप करती हूँ, मैं थोड़ा सा उनको लिप कलर स्क्रैप करके देती हूँ और एक पफ में मैं पाउडर को अच्छे से ब्लेंड करके उनको देती हूँ, ताकि वो टचअप कर सके। सो ये दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो ये तो था हमारा मेकअप से रिलेटेड टिप और आपके वेडिंग रिचुअल्स को किस तरह से मैनेज करें, ये टिप। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका पर्सनल मेकअप किट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जब आपकी शादी हो जाती है, आप ट्रैवल करते हैं, आप जैसे कि पहले भी मैंने कहा, डिनर्स में लोगों के यहाँ जाते हैं, आप पार्टीज में जाते हैं, आप हनीमून में जाते हैं, और डेली तो आप सैलून जाके मेकअप नहीं करा सकते। तो आपकी किट, आपके पास दो किट होनी चाहिए। एक जो किट है उसमें आपका फेस वॉश होना चाहिए, आपका मॉइस्चराइजर होना चाहिए, आपका सनस्क्रीन मस्ट। आप हनीमून पे चाहे मॉइस्चराइजर भूल जाए, लेकिन सनस्क्रीन के बगैर मत जाइए। एक स्ट्रॉन्ग SPF 50 SPF का सनस्क्रीन आप लेकर जाइए, क्योंकि समुद्र की साइड में या फिर हिली एरिया में धूप जो है वो बहुत तेज पड़ती है, जिससे स्किन में टैनिंग का डर होता है। तो आपका मॉइस्चराइजर हो गया, आपका सनस्क्रीन हो गया, एक आप नाइट क्रीम उसमें कैरी कीजिए, और जैसे कि मैंने कहा फेस वॉश। ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ये उसमें रखिए। अब आपकी मेकअप किट में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो मॉइस्चराइजर, तो आपने ऑलरेडी दूसरी किट में रखा, उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है कंसीलर। एक कंसीलर रखिए, आपको पूरे फेस में फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक कंसीलर जो आप शादी से पहले ही खरीद लें। कंसीलर के बाद कॉम्पैक्ट जो है वो सारे बेस को सेट करेगा। इसके बाद आईलाइनर या फिर काजल पेंसिल, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद मस्कारा एंड लिप कलर। ये लिप कलर जो है उसको आप एज अ ब्लश भी यूज कर सकती हैं, या फिर आप आजकल टिंट्स आते हैं, क्रीम वाले टिंट्स आते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो मॉर्निंग में उठ के आप वो जो टिंट है, क्रीम बेस्ड टिंट है, उसमें पिंक कलर है, पीच कलर इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज वो आपके स्किन को न्यूट्रलाइज करता है, डार्क कलर को, और ब्राइटनेस बहुत होती है उसमें। तो पीच कलर का आप एक टिंट ले लीजिए, क्रीम टिंट ले लीजिए, उसको आप चीक्स में लगाइए, अपने आईज के ऊपर लगाइए, पूरा लिड में लगाइए, लिप्स में लगाइए, और उसके बाद सिर्फ आप मस्कारा कीजिए। दैट्स इट। जरा देर नहीं लगेगी, आपका क्विक फिक्स है। आपने फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर लगाया, सनस्क्रीन लगाया, थोड़ा सा कंसीलर आपने अंडर आईज में अगर ज़रूरत है वो लगाया, उसके बाद आप सीधा टिंट लें, टिंट को आप चीक्स में लगाएं, आईलिड पे लगाएं, लिप्स में लगाएं, और हैवी मस्कारा, 3 कोटिंग मस्कारा कीजिए। सो आपका ग्रूमिंग मेकअप भी तैयार है। इससे बेटर है कि अगर आप कहीं से ग्रूमिंग क्लासेस ले लेती हैं किसी मेकअप आर्टिस्ट से, शादी से पहले 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन की कोई क्लासेस ले लेती हैं अपना खुद का मेकअप सीखने के लिए, नथिंग लाइक दैट। आपका पार्लर जाने का भी खर्चा बच जाएगा, और आप कहीं भी किसी भी हाल में हैं तो आप अपना मेकअप कर सकते हैं। सो गाइज, ये तो थे 10 इम्पॉर्टेंट प्री ब्राइडल टिप्स एवरी गर्ल शुड नो। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसके अलावा प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब अपने आने वाले वीडियो में दे सकूं। So bye till my next video.